नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। पहले तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, वीडियो बनाने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और पटना से बाहर भी हूँ, तो थोड़ा डिले होगा। एक हफ्ते की समस्या और है। एक हफ्ते के बाद हम रेगुलर क्लासेस और वीडियो स्टार्ट करेंगे। आप लोग जुड़े रहें, धैर्य रखें, परेशान ना हो। क्वेश्चन लिखते रहें, टेलीग्राम चैनल पर डालते रहें, आपके सभी क्वेश्चन चेक किए जाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा देवनागरी लिपि। लिपि क्या है या उसका महत्व क्या है? तो लिपि लिखावट को कहते हैं। जो हम लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा जो हम बोलते हैं वो भाषा है, जो हम लिखते हैं वो लिपि है। तो भाषा की जो ध्वनियाँ दृश्य रूप में हम संप्रेषित करते हैं वही लिपि कहलाती हैं। रेखाओं में या चित्रों के द्वारा उनकी प्रस्तुति होती है, वही भाषा लिपि का रूप धारण कर लेती है। भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित सभी प्रतीक चिन्हों का सामूहिक नाम लिपि है। लिपि भाषा की हर एक व्यक्त ध्वनि को एक सुनिश्चित आकृति के रूप में प्रत्यक्ष कर देती है। इस प्रकार लिपि भाषा का लिखित पर्याय ही है। भाषा और लिपि का अंतर संबंध व अंतर। भाषा श्रव्य रूप है अथवा अर्थात मौखिक है, भाषा बोली जाती है। लिपि दृश्य रूप है, दिखाई देती है, लिखी जाती है। भाषा का क्षेत्र सीमित व लिपि का विस्तृत होता है। कैसे कि भाषा वहीं तक पहुंचेगी जहां तक आपको लोग सुन सकते हैं, यानी कि आप यहाँ बोल रहे हैं तो आसपास के लोग ही सुन सकते हैं, या आप फ़ोन पे किसी को बोल रहे हैं तो जो फ़ोन पे उस तरफ है वही सुन सकता है। लेकिन लिपि का क्षेत्र असीमित हो जाता है। आपने कोई बुक लिख दी, आपने कोई आलेख लिख दिया या समाचार पत्र में कुछ लिखा जाता है तो वो सब तक पहुंच जाता है, बहुत दूर तक। भाषा समय व स्थान के दायरे में बंधी रहती है। समय भी निश्चित रहता है, जब बोलेंगे तभी कोई सुनेगा। लेकिन लिपि समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर हर युग, हर समय, हर स्थान पर पहुंच सकती है। एक अन्य दृष्टि से भाषा लिपि की तुलना में अधिक व्यापक है। लिपि केवल साक्षर जनता से ही के लिए होता है, जबकि भाषा का प्रयोग सभी करते हैं। लिपि जो है वो केवल वही लोग कर सकते हैं जो लिख पढ़ सकते हैं, जो साक्षर हैं। लेकिन भाषा सब लोग बोलते हैं, चाहे वो पढ़े हों अथवा अनपढ़। लिपि ही किसी भाषा को पूर्ण, शुद्ध, मूल, वास्तविक रूप में सुरक्षित रखती है। सैकड़ों वर्ष पुराना वैदिक, प्राकृत, अपभ्रंश साहित्य आज भी यदि अपने मूल रूप में हमें उपलब्ध है तो केवल लिपि के कारण। आज टंकण व मुद्रण की जो कला विकसित है उसका मूल आधार भी लिपि ही है। लिपि का मूल आधार है भाषा। वास्तव में भाषा नींव है तो लिपि उसी आधार पर स्थापित भवन। देवनागरी लिपि का उद्भव। सबसे पहले चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि तथा अक्षरात्मक लिपि से होते हुए अंत में वर्णात्मक लिपि के विकास को माना गया है। देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है क्योंकि इसके सारे व्यंजन स्वरों के माध्यम से ही उच्चारित होते हैं। भारत में लिपि के विकास की परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ब्राह्मी के दो रूप प्रचलित हैं, दक्षिणी ब्राह्मी व उत्तरी ब्राह्मी। दक्षिण से द्रविड़ परिवार की लिपियों का विकास हुआ तथा उत्तरी ब्राह्मी से उत्तर भारत की लिपियों का। उत्तरी ब्राह्मी को ही कुटिल लिपि भी कहते थे। कश्मीर के पंडितों ने इस कुटिल लिपि को शारदा लिपि कहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में प्राचीन नागरी कहा गया इसको। इस प्राचीन नागरी से पुनः कई लिपियां विकसित हुईं, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला इत्यादि। हिंदी भाषा के लिए विकसित होने वाली लिपि को ही देवनागरी कहा गया। देवनागरी लिपि के प्रयोग का पहला उच्चारण 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय से मिलने लगता है। देवनागरी का लिपि का नामकरण कैसे हुआ? विवाद है इस बात पर। कोई कहता है ये देव शब्द से उत्पत्ति है, कुछ नागरी शब्द को लेकर इसे देवनागरी कहते हैं। ब्राह्मी लिपि के बाद इसी लिपि में देव या धर्म संबंधी साहित्य का प्रणयन हुआ, इसलिए भी इसे देवनागरी कहा गया। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि देववाणी संस्कृत को व्यक्त करने के कारण यह लिपि देवनागरी कहलाई। कुछ ने नगरों में विकसित होने के कारण देवनागरी कहा। देवनगर अर्थात काशी में विकसित होने के कारण कुछ लोगों ने इसे देवनागरी कहा।
पाटलिपुत्र के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय देव की उपाधि से विभूषित थे। उनके नगर देवनगर में पाटलिपुत्र से विकसित होने के कारण भी इसे देवनागरी कहा गया। कुछ विद्वानों का इस तरह का मत है। नागर अर्थात सुशिक्षित विद्वानों द्वारा देववाणी संस्कृत के लेखन में प्रयोग को भी इसका कारण माना जाता है। मानक या आदर्श लिपि की विशेषताएं क्या होती हैं? प्रसिद्ध विद्वान चितले ने अपनी पुस्तक देवनागरी लिपि स्वरूप विकास व समस्याओं में कहा तथा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने पाणिनि के उत्तराधिकारी के में मानकीकरण के आधार बताए हैं। इनके आधार पर एक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एक ही चिन्ह व्यक्त होता है। एक चिन्ह केवल एक ध्वनि का बोधक हो। मात्रा व वर्ण बोधक चिन्ह इतने भिन्न हो कि कहीं दो चिन्हों के स्वरूप में कोई भ्रम ना हो। चिन्ह सुंदर व कलात्मक होने के साथ साथ आधुनिक लेखन व मुद्रण के यांत्रिक साधनों के लिए सरलता से अपनाए जा सकें। देवनागरी लिपि की विशेषताएं या वैज्ञानिकता। वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत। एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित हैं। क्रम इस प्रकार है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। जैसे कंठ वर्ग में आ बोलते हैं और का वर्ग आता है, का, खा, गा, घा, ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु से चा, छा, जा बोला जाता है। इस तरह जो जिस तरह बोले जाते हैं उनको एक ही वर्ग में रखा गया है। क्रमानुसार कंठ से श्वास सीधे स्वरों के रूप में निकलता है। इसके पश्चात ही व्यंजनों का क्रम है। रोमन में स्वर अलग अलग स्थान पर हैं, जैसे ए पहला है, ई पांचवा है। अक्षरों के नाम तथा लिखित रूप में तथा उच्चारण में भिन्नता नहीं है, जैसे अन्य लिपियों में। एग्जाम्पल बट और पुट। BUT बट होता है, PUT पुट हो जाता है इंग्लिश में, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। मात्रा व्यवस्था। आ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की ध्वनि को अन्य वर्णों के साथ उच्चारित करने के लिए उन स्वरों को लिखना नहीं पड़ता, बल्कि मात्रा से ही वह ध्वनि उच्चारित हो जाती है। जैसे अमेरिका लिखने के लिए आ प्लस मा प्लस ए प्लस रा प्लस ई प्लस का प्लस आ नहीं लिखते। सीखना आसान है। केवल एक सीधी रेखा, एक आड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त सीखने से प्रायः सभी अक्षर सीखे जा सकते हैं। सिरोरेखा। कपड़ा सूख रहा है, इस पे सिरोरेखा होती है, नहीं तो ये ऐसे बन सकता है, कप डासू खर रहा है। एक वर्ण से एक ही ध्वनि निकलती है, जैसे का से का, खा से खा। ऐसा नहीं KH बना दिया तो खा हो गया। व्यंजन का प्रयोग। संयुक्त व्यंजन भी है, जैसे प्रा है, छा है, त्रा है, ज्ञा है। सीमाएं क्या है? अक्षरों की बनावट बड़ी जटिल है, जैसे लिखना सीखना कठिन हो जाता है। वर्णमाला बहुत लंबी है, इंग्लिश में 26 ही हैं, इसमें 52 हो जाते हैं। अनेक अक्षर अनावश्यक हैं। सभी स्वरों का केवल आ के साथ उनकी मात्राएं लगाकर काम चलाया जा सकता है। व्यवस्था मात्राओं की में अवैज्ञानिकता है। कुछ मात्राएं बाईं और कुछ और दाईं ओर लगती हैं। मुद्रण एवं टंकण कठिन हो जाता है। सिरोरेखा का प्रयोग करने से समय का दुरुपयोग होता है, समय लगता है लिखने में और उसका कोई महत्व नहीं है। कई अनावश्यक वर्ण हैं, जैसे री, री, शा आदि। इनके मूल उच्चारण अब विस्मृत हो चुके हैं, जैसे री को री लिखा जाने लगा। कई वर्ण लेखन में प्रायः एक जैसे हैं, जैसे खा और रा और वा मिला के ये कई बार कन्फ्यूजन कर देते हैं। एक ही ध्वनि लेखन में द्रुपता विद्यमान है, जैसे ला और ला, छा और छा। कोई ऐसे लिखता है, कोई ड़ा उड़ा ऐसे लिखता है। अनुस्वार व अनुनासिक को लेकर भ्रम हो जाता है, जैसे गंगा ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए। वर्णों को संयुक्त करने का निश्चित नियम नहीं है। संयुक्तिकरण में कंत, दंत, दर्प, अर्ज, राप यहाँ भी आ जाता है। कहीं पे ऐसा रा होता है, कहीं पे ऐसे होता है, कहीं पे ऊपर होता है। मात्राएं लगाने की भी निश्चित पद्धति नहीं है। छोटी की मात्रा इधर से लगती है वर्ण से पहले, जबकि उच्चारण बाद में होता है। छत्रज्ञ संयुक्त अक्षरों का प्रयोग और जटिल बनता है। अंकों को लेकर भी भ्रम की स्थिति है, जैसे 9 के लिए कहीं पे कोई ऐसे 9 बना देता है, कहीं कहीं ऐसे 9 बनाता है, तो ये सब भी सीमाएं हैं इसकी। तो आप इसको लिखिएगा, देवनागरी लिपि पर एक निबंध लिखिएगा और या इसकी विशेषताएं बताइएगा। आंसर पोस्ट करिएगा टेलीग्राम चैनल पर।
हम चेक करेंगे। डिले हो सकता है पर चेक अवश्य होगा। आप लोग लिखते रहें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आशा है आपको लाभ मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।